जी, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का सेशन स्टार्ट होने लगा है। 1 मंथ सेशन है और इससे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट का सेशन भी मैंने चलाया था। 15 दिन का सेशन था वो सिर्फ, और उसमें 80% स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की है। 80% स्टूडेंट्स जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर गए थे। अब उन्हीं बच्चों के कहने पे मैं डिस्क्रिप्टिव की तैयारी स्टार्ट करा रहा हूँ और ये 1 महीने का सेशन होगा। इसमें आपके टेस्ट भी होंगे, असाइनमेंट्स आपको अभी स्लाइड्स में असाइनमेंट मिल जाएंगे, उस पर आप काम करोगे और फिर वो मैं चेक करूँगा, पेपर इवेलुएट करूँगा आपका। और जो आपका पेपर इवेलुएट होगा उसमें ग्रामर चेक की जाएगी और कंटेंट और रेलिवेंसी चेक की जाएगी, ठीक है ना। ये मेन चीज़ें चेक की जाएंगी। अच्छा, अगर सिलेबस, एक मिनट, अगर हम सिलेबस की बात करें तो 4 हिस्सों में तकसीम किया गया सिलेबस को, जो एफपीएससी ने दिया है। एक, फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मीन एफबीआर। फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये जो 2 टॉपिक्स हैं ना, ये वाले, ये स्क्रीनिंग में भी आपको काफ़ी हद तक कराए थे, लेकिन वो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कराए थे। अब मैं डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी कराऊंगा। उसके बाद है ह्यूमन, एक मिनट यहाँ से पेन ले लेता हूँ मैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको एचआरएम कहा जाता है। अपना माइक ऑफ कर लें, माइक को ऑन ना रखें, रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ आती है। अगला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको एचआरएम कहा जाता है। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि फंक्शंस ऑफ एफबीआर, फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये तो काफ़ी हद तक स्क्रीनिंग में भी आपने कवर किया, लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कराऊंगा। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको एचआरएम भी कहते हैं। हम बार बार इसे एचआरएम ही कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ने की बजाय। ये बिज़नेस की एक फील्ड है, ठीक है, और इसके चंद एक टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं एफपीएससी ने आपके सिलेबस में। और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी बिज़नेस की एक अलग फील्ड है, पूरा एक सब्जेक्ट है, और इसके चंद एक जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए हैं एफपीएससी ने। और एक मिनट, पेन कहाँ चला गया। अच्छा जी, तो अब ये 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। सबसे पहले ना मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम पढ़ाने लगा हूँ, और इसके जो टॉपिक्स होंगे वो पढ़ाऊँगा। ये वाले जो 2 टॉपिक्स हैं ना, फंक्शंस ऑफ एफबीआर और फिस्कल पॉलिसी, ये काफ़ी हद तक पहले भी किए हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के इस सीट के लिए एप्लीकेबल थे ना, और स्टैट वाले भी थे और लॉ वाले भी थे, तो उन्होंने इन स्क्रीनिंग में ये टॉपिक कवर किए हुए हैं, कुछ ना कुछ उनको पता है और उन्होंने पास भी किया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट जो स्टैट से और लॉ से आए हैं, ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिल्कुल उनके लिए नए हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले इस पर मैं फोकस करूँगा, ज़ीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को फोकस करके सरसरी सी बात बता दूँगा, नहीं, बल्कि डिटेल से ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। और फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और फिर एंड में हम फंक्शंस ऑफ एफबीआर और फिस्कल पॉलिसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसका देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी एचआरएम की, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप। सिग्निफिकेंस का दूसरा मतलब यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम जो एक है, सब्जेक्ट है, इसका क्या मतलब, इसकी क्या अहमियत है और इसका स्कोप क्या है। इसकी स्कोप डोमेन को भी कहते हैं, कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और इसको प्रोसेस भी कहते हैं। स्कोप कहें, डोमेन कहें या प्रोसेस कहें, एक ही बात है। अब सवाल वहाँ जो है ना, ज़रूरी नहीं यहाँ स्कोप उसने सिलेबस में दिया है तो वहाँ भी स्कोप लिखेगा, वहाँ लिख सकता है कि प्रोसेस बता दो, लिख सकता है कि डोमेन क्या होती है, ठीक है। तो हम एचआरएम का स्कोप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, अप्रोचेस टू एचआरएम, और उसके बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट यहाँ से लेते हैं डेफिनेशन से। एचआरएम की डेफिनेशन मैंने आपको एक फ़ाइल ग्रुप में शेयर कर दी है, उसमें डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशन लिखी हुई हैं। ये 2 डेफिनेशन डिफरेंट ऑथर्स की मैंने यहाँ भी ली हैं। आप वहाँ से भी जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे आप तैयार कर सकते हैं। अब आपको डेफिनेशन यहाँ समझाने से पहले मैं आपको स्कोप समझा देता हूँ, प्रोसेस। जब मैं आपको ये पढ़ा लूँगा ना, प्रोसेस ऑफ एचआरएम या स्कोप ऑफ एचआरएम, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको ईजीली समझ आ जाएगी। तो फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, स्कोप को पढ़ा के दोबारा इस डेफिनेशन पे वापस आऊँगा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस ऑफ एचआरएम या स्कोप, और इसे डोमेन भी कहते हैं। एचआरएम की यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डोमेन क्या है।
नए स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ वाले और स्टैट वाले हैं वो ये जान लें कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, इनको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है ना। पहला स्टेप जो होता है, ये पूरा एक प्रोसेस है, HRM एक प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, इसके 8 स्टेप्स होते हैं। ये जो स्टेप्स मैंने लिए हैं ये रॉबिन्स की बुक से लिए हैं, और नॉर्मली यही जो है ना डिफरेंट बुक्स में यही स्टेप्स फॉलो किए जा रहे होते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें यही स्टेप्स फॉलो किए जा रहे होते हैं। पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन के बाद ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स और करियर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मैं मिसाल लेता हूँ बिल्कुल आपके इसी सीट की, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की। अब इन FBR आई, आपकी ये जो सीट है ये FBR में आई है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सबसे पहले एनालिसिस किया होगा, जॉब एनालिसिस के अगले चंद सालों तक मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है, इतनी वर्क फोर्स की ज़रूरत है। ये उसका जो काम है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। अभी डिटेल में भी पढ़ाऊँगा, सिर्फ जो है ना सरसरी सा आपको बता रहा हूँ ताकि नए बच्चों को पता चल जाए ये स्टेप्स हैं क्या। सबसे पहले FBR ने क्या किया होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की होगी कि आगे चंद आने वाले सालों में कितने वर्क फोर्स की उन्हें ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, उनकी जो है ना जगह खाली हो जाएगी तो नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो FBR ने FPSC को ये कहा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी सीट आई थी, 492 सीट्स थी शायद, 492 सीट्स की ना आप रिक्रूटमेंट कर दें। अब FPSC ने रिक्रूटमेंट की यानी इश्तिहार दिया अपनी वेबसाइट पे, और आप सब लोगों ने अप्लाई किया उसके ऊपर। ठीक है ना। तो FPSC ने जो रिक्रूटमेंट दी थी, आप लोगों ने अप्लाई किया, तो FPSC के पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ गए, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आ गए। अब उसके बाद FPSC ने सेलेक्ट करना है। FPSC ने जितने भी लोग थे, मिसाल के तौर पे 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया, कैंडिडेट 10,000 थे, उसमें से सिर्फ इन्होंने 492 जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। अब आपका क्या तरीका है, आपका यही FPSC जो आपके साथ क्या कर रही है, पहले उसने स्क्रीनिंग ली है, फिर वो अब डिस्क्रिप्टिव लेने लगी है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद FPSC FBR को कहेगी कि ये 490 स्टूडेंट्स हैं, मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये मैं रिकमेंड करती हूँ। जो लोग सेलेक्ट होंगे, इंशाल्लाह आप जो लेक्चर सुन रहे हैं आप भी सिलेक्ट हो, मेरी दुआ है आपके लिए। आप जो सिलेक्ट होंगे आप फिर FBR में चले जाएंगे। FBR में जब जाएंगे ना, पहले दिन दूसरे दिन यानी एक हफ़्ता आपको ओरिएंटेशन दी जाएगी FBR के बारे में। कुछ ना कुछ तो आप पहले से यहीं से पढ़ के जा रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने आपके सिलेबस में डाला है कि फंक्शंस ऑफ FBR, ये इनकम टैक्स वगैरह, ये सारा जो है ना आपको उन्होंने पहले ही पढ़वा लिया है टेस्ट वाले फेज़ में। लेकिन फिर भी जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का आपको तारुफ़ कराया जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये काम क्या करती है, जो है ना आपका काम क्या होगा, बॉस वगैरह कौन होंगे, हायरार्की क्या है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। वो ओरिएंटेशन होगी। फिर जब ओरिएंटेशन हो जाएगी तो उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको सीट पे जाके बिठा देंगे, आप सिर्फ किताबों में चीज़ें पढ़ के आए हो कि इनकम टैक्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सेल टैक्स ऐसे होता है, 17% होता है, ये वो, ऐसे नहीं। जब प्रैक्टिकल चीज़ कुछ और होती है, किताबों में चीज़ें कुछ और होती हैं। ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान गैप है। तो वहाँ आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, आपको ट्रेन किया जाएगा कि सेल टैक्स आपने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, वो सारा आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद किसी का सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी यही प्रोसेस ही फॉलो करती हैं। तो मिसाल इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की सीट किस लिए ले रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। ट्रेनिंग के बाद फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का स्टेप आता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो भी सीट पे एक बैठा होगा ना, कोई भी ऑफिसर होगा, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि इस जो ऑफिसर है इसने ये काम करने हैं, ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं। तो फिर जो है ना साल के बाद, महीने के बाद उसकी वैल्यूएशन होगी कि उसके ज़िम्मे जो काम था उसने किस हद तक उस काम को पूरा किया है, उसने अपने अपने ऑब्जेक्टिव किस हद तक अचीव किए हैं। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। फिर जो आखिर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें सैलरी वगैरह तो देनी पड़ेगी ना, फ्री में तो आप नहीं FBR में पहुंच जाओगे, आपको सैलरी वगैरह मिलेगी। इसके अलावा बोनसेस वगैरह और जो है ना कमीशन वगैरह, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन देती रहती है, उसका स्टेप आता है। फिर उसके बाद करियर डेवलपमेंट।
करियर डेवलपमेंट में ये है कि प्रमोशन होती है, यानी ये नहीं है कि एक जो ऑफिसर है वो एक ही सीट पे इंस्पेक्टर पे 20 साल है वहीं बैठा है, आगे असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन रहा। नहीं, करियर डेवलपमेंट भी होती है और करियर डेवलपमेंट एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे, और ये बेस कर रही होती है उसकी परफॉर्मेंस पे, उसके टेन्योर पे, ठीक है ना। अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर एक एम्प्लॉय है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो फिर उसको प्रमोशन तो नहीं मिलेंगे ना। प्रमोशन का ज़्यादातर ताल्लुक उसके साथ होता है, परफॉर्मेंस के साथ और टेन्योर वगैरह के साथ, और भी फैक्टर्स होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो आपका FPSC फॉलो कर रहा है, और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो यही प्रोसेस फॉलो करती हैं, मेनली यही, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ यही प्रोसेस होता है। अब बताएं, यहाँ तक आपको समझ आ गया? अच्छा, अब हम ना इन सब चीज़ों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। वो तो सरसरी सा आपको ओवरव्यू करवाया। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द प्रोसेस। अच्छा, पढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो इस टॉपिक की मैंने स्लाइड्स बना के दिए ना, आप एज़ इट इज़ यही स्लाइड्स लिख आते हो ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये स्लाइड्स मैंने पॉइंट्स में नहीं बनाई, बल्कि सेंटेंस आप देख रहे हो, सेंटेंस। हालांकि जो स्लाइड्स बनाई जाती हैं कोशिश किया जाता है वो पॉइंट्स में बनाई जाए, ज़्यादा सेंटेंस ना हो या फ्रेजेज़ हो। तो ये मैंने सेंटेंस बनाए हुए हैं, आप इसी को याद कर सकते हो और यही लिख के आओ, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच मैनेजर इंश्योर दैट दे हैव द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ कैपेबल people in the right places and at right time। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्या इंश्योर करता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने एम्प्लॉय मुझे रिक्वायर्ड हैं, आया उतने हैं या उससे ज़्यादा आ गए हैं। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 10 लोगों की ज़रूरत है, आया 10 काम कर रहे हैं या 5 काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। 10 की ज़रूरत है, 12 लोग तो नहीं काम कर रहे, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यही इंश्योर करती है कि राइट पर्सन राइट प्लेस पे काम कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का पर्सन है तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। इन चीज़ों का पता लगाना ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के 2 स्टेप्स हैं। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, ये बुक की डेफिनेशन है, रॉबन की बुक की, एज इट इज़ लिख देना, ठीक है ना। अगर हवाला देना हो तो आप कह देना अकॉर्डिंग टू रॉबन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्स को असेस करना कि वो कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है ना, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी आगे भी पढ़ते हैं। उसके बाद मीटिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड, कि आगे आने वाले सालों में कितने हमें लोगों की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये 2 स्टेप्स हैं। पहले हम पहला स्टेप उसका देखते हैं, करंट असेसमेंट, यानी करंट असेस करना। क्या असेस करना? मैनेजर्स बिगिन HR प्लानिंग। HR जो मैनेजर होता है ना, HR मैनेजर, ये अलग एक डिपार्टमेंट है बिज़नेस में। ये क्या करता है, ये जो है ना करंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनकी असेसमेंट करता है। कैसे कि एम्प्लॉयज़ के नाम क्या हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई, प्रीवियस उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनमें कोई स्पेशल स्किल्स हैं या नहीं हैं, इस चीज़ की असेसमेंट करता है, ठीक है ना। और साथ में एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करंट असेसमेंट, ये जो करंट असेसमेंट हो रही है ना उसकी बात हो रही है। करंट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करंट असेसमेंट इज़ जॉब एनालिसिस, यानी हम करंट असेसमेंट कर रहे हैं, जॉब एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जॉब एनालिसिस किए बगैर करंट असेसमेंट आप नहीं कर सकते। अब जॉब एनालिसिस क्या है इसको समझते हैं। एन असेसमेंट दैट डिफाइंस अ जॉब, जो जॉब को डिफाइन करती है, एंड द बिहेवियर्स नेसेसरी टू परफॉर्म इट, यानी जॉब क्या है और कौन सा बिहेवियर उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। यानी एक जॉब है, मिसाल के तौर पर अकाउंट्स की जॉब है, तो ये डिफ़ाइन हो गया कि वो पहला स्टेप ये डिफ़ाइन हो गया कि वो अकाउंट्स की जॉब है। तो कौन कौन सा बिहेवियर, कौन कौन सी एजुकेशन, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस अकाउंट्स की जॉब को परफॉर्म करने के लिए, इस चीज़ को कहते हैं जॉब एनालिसिस। बात समझ आई? जॉब एनालिसिस समझ आ गया?
अच्छा, जब आप जॉब एनालिसिस कर लोगे ना, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम जॉब एनालिसिस, मैनेजर डेवलप और रिवाइज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जब जो वो जॉब एनालिसिस कर लेता है, जॉब एनालिसिस क्या कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में जॉब एनालिसिस होगी, और हर सीट पे हर डेजिग्नेशन की जॉब एनालिसिस होगी कि ये फ़लाँ सीट है, मिसाल के तौर पे अकाउंट्स में 10 लोग काम कर रहे हैं, एक जो उसमें से डेजिग्नेशन है ना वो ये है कि ये बुक कीपिंग करता है, ठीक है ना, बुक कीपिंग करता है। एक डेजिग्नेशन ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। एक डेजिग्नेशन ये है कि वो रेशो एनालिसिस वगैरह करता है, यानी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसका एनालिसिस करता है। तो अब जॉब एनालिसिस हर एक सीट हर एक डेजिग्नेशन का होगा कि उस जॉब का, वो जो जॉब है बुक कीपिंग वाली, उसका टाइटल क्या होगा और कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। उस स्पेसिफिक डेजिग्नेशन पे जो भी बैठेगा उसको क्या क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड होंगी, उसको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, ताकि वो जो काम है वो कर पाए, ठीक है। तो जब जॉब एनालिसिस हो जाएगा तो उससे जो मैनेजर है दो स्टेटमेंट्स निकालेगा, एक जॉब डिस्क्रिप्शन और एक जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन ये एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जो जॉब को डिस्क्राइब करेगी कि जॉब है क्या, यानी जॉब का कंटेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। खुद जॉब का कंटेंट डिफाइन करेगी जॉब क्या। मैं मिसाल लेता हूँ कि अकाउंट्स की जॉब है, मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है, ये उसका ये है जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे आपका ये आया है ना इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की सीट आई थी, तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यानी ये टाइटल पोजीशन बताई जा रही है, उस जॉब की पोजीशन क्या है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, हमें जॉब एनालिसिस करने के बाद मिलेगी। उसके बाद होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है कि इस जॉब को, ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने लिखी है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हमने लिखा है, इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या बिहेवियर रिक्वायर्ड है, क्या एटीट्यूड रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें जॉब स्पेसिफिकेशन में लिखी जाती हैं। अब जैसे आपके पास ऐड आया था, ऐड का जो टाइटल था वो क्या था, जॉब इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, वो जॉब डिस्क्रिप्शन थी। आगे उन्होंने लिखी थी क्वालिफ़िकेशन, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या थी, क्या थी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए, क्या थी, बैचलर थी ना, मास्टर्स थी, हाँ मास्टर्स। मास्टर्स वो स्टैट में हो, स्टैट में, लॉ में और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये जो उन्होंने ये जो रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं ना क्वालिफ़िकेशन, ये जॉब स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। जॉब क्या थी, जॉब इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, और जो स्किल्स, जो एजुकेशन, जो एटीट्यूड रिक्वायर्ड है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उसको जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, ये जॉब एनालिसिस करने के बाद हमें पता चली हैं, क्योंकि हमने हर डिपार्टमेंट में हर सीट का जॉब एनालिसिस किया। बात समझ आ गई, आगे चलें। यहाँ तक बताओ, खसूसन लॉ वाले मुझे बताओ क्लियर हुआ। बिज़नेस वालों को ये इन चीज़ों का पता होता है, यही चीज़ें पढ़ के तो वो उन्होंने बिज़नेस की डिग्री ली है और तभी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के टेस्ट में अपेयर हो पाए हैं। क्लियर? अशरफ आप बताओ, क्लियर है? चलो ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, मीटिंग फ्यूचर HR नीड। जब हमने जॉब एनालिसिस किया ना, तो हमें जॉब एनालिसिस के दौरान ये भी पता लग गया होगा कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 10 लोगों की ज़रूरत है, मतलब 10 डेजिग्नेशन है, 2 सीटें उसमें से फ्री हैं, यानी 2 लोग या तो रिज़ाइन कर गए हैं या हमने फायर कर दिया है, ठीक है ना, 2 सीटें खाली हुई पड़ी हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो है ना, ये फ़लाँ डिपार्टमेंट में 2 सीटें खाली हैं, फ़लाँ डिपार्टमेंट में 5 सीटें खाली हैं, मार्केटिंग R&D डिपार्टमेंट में 10 लोग काम करते हैं और 6 लोग रिज़ाइन करके चले गए हैं, तो मतलब 6 सीट्स वहाँ खाली पड़ी हैं अभी। तो ये जॉब एनालिसिस से ही हमें पता चलेगा कि कितनी ह्यूमन रिसोर्स की हमें ज़रूरत है अभी। इसके अलावा हम अगर अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, यानी अपने बिज़नेस को फैलाना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी कोई बिज़नेस अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो उसे मज़ीद एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मज़ीद कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो भी हमें जॉब एनालिसिस से पता लग रहा होता है।
एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अभी जो हमारा बिज़नेस है 10 लोग रिक्वायर्ड हैं, लेकिन जब हम अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने वाले हैं तो हमें 15 लोग रिक्वायर्ड होंगे, तो 5 मज़ीद लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस फ्यूचर जो ह्यूमन रिसोर्स की हमें ज़रूरत है वो भी हमें जॉब एनालिसिस से पता लग रही होती है, और हम ये नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें आने वाले इतने सालों बाद इतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो FPSC है ना, FPSC तकरीबन 2-3 साल पहले रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इनको पता होता है कि फ़लाँ साल में ना हमें इतने वर्क फोर्स की ज़रूरत होगी, तो अभी से जो है ना वो प्रोसेस चला दें रिक्रूटमेंट का। तो ये था, ये जो पहला हमने स्टेप पढ़ा है, ये वाला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये सारा मैंने आपको कवर करवा दिया। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। करंट ह्यूमन रिसोर्स, असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्स, यानी आपने करंट असेस करना है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, और साथ में जॉब एनालिसिस भी कर लेना है। फिर उससे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आपने निकाल लेनी है, और फिर जो है ना आपने ये भी अंदाज़ा लगा लेना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कि अगर आप बिज़नेस एक्सपेंड करने वाले हो तो आपको मज़ीद कितने लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो आगे हायर करना है ना हमने। बात समझ आ गई? चलें आगे, पहला स्टेप समझ आ गया जी। अच्छा, जब हमें ये जॉब एनालिसिस से पता चल गया कि इतनी वैकेंसीज़ खाली हैं, और जॉब एनालिसिस से और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वाले स्टेप से हमें ये पता लग जाता है कि अगर हम बिज़नेस एक्सपेंड करने वाले हैं तो इतने मज़ीद लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उनकी डेजिग्नेशन ये होगी, वो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ी, और उस डेजिग्नेशन के लिए फ़लाँ जो है ना स्किल्स की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें जब हम नोट कर लेते हैं तो फिर हम इश्तिहार देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि FPSC ने इश्तिहार दिया अपनी वेबसाइट पे, अखबार में, डिफरेंट जगह पे, इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, वो इश्तिहार देगी, और फिर इश्तिहार देने का नतीजा क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उसके लिए अपने आप को अहल समझेंगे, वो क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्रूटमेंट दे रही होती है उसके पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ जाता है, यानी काफ़ी सारे कैंडिडेट इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यानी अब मिसाल के तौर पे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए रिक्रूटमेंट आई, इश्तिहार आया, तो 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो 10,000 जो कैंडिडेट हैं उसका एक पूल क्रिएट हो गया। क्लियर? अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, एक मिनट, हम देखते हैं सोर्सेज रिक्रूटमेंट के। अच्छा, रिक्रूटिंग सोर्सेज, अब किन किन तरीक़ों से रिक्रूट किया जा सकता है इंटरनेट को यूज़ करके। ठीक है ना, ये तो आपको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एम्प्लॉय रेफरल्स क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ जो काम कर रहा था वो रिज़ाइन दे के चला गया, तो वो सीट खाली हुई है, तो मैं अपने बॉस को कह सकता हूँ कि मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, कज़न है, कोई है, वो उसकी जो है ना ये डिग्री है और इसके लिए क्वालिफाई भी कर रहा है, तो आप जो है ना उसको रख लें। ये होता है एम्प्लॉय रेफरल्स, यानी या तो एम्प्लॉय खुद रेफ़र कर रहे हैं, एम्प्लॉय बता रहे हैं बॉस को कि इस सीट के लिए ये मैं बंदा लेके आ रहा हूँ, या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, उन्हीं करंट एम्प्लॉयज़ को कह देती है कि आपके अगर कोई जानने वाले हैं तो आप उन्हें ले आएँ, हम उनका इंटरव्यू जो भी होगा प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे और फिर उनको हम रख लेंगे। ये होता है एम्प्लॉय रेफरल्स। कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी इश्तिहार दे सकती है, ये आप छोड़ दें कॉलेज रिक्रूटिंग। प्रोफेशनल रिक्रूटिंग एजेंसीज़, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ख़ुद एक्सपर्ट नहीं होती इसमें कि रिक्रूटमेंट करे, इश्तिहार दे और इसके अलावा सिलेक्शन करे, ये भी एक टाइम टेकिंग होता है, और इसके अलावा इस पे ख़र्चा भी होता है। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन इस पे एक्सपर्ट नहीं होती, तो वो आउटसोर्स करती हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प ले लेती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन से जो इन रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस में ना एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि हमारी इधर पाकिस्तान में क्या है कि फेडरल के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो खुद रिक्रूट नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जो रिक्रूटमेंट आएगी वो FPSC के थ्रू आएगी। FPSC एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। ठीक है ना, तो ये तो गवर्नमेंट की मिसाल हुई। वैसे जो इसमें प्राइवेट अगर सेक्टर में देखा जाए तो डिफरेंट प्राइवेट एजेंसीज़ होती हैं जो आपको रिक्रूट करके दे देती हैं, क्योंकि वो उनका काम ही यही होता है। ठीक है ना, टेस्ट लेना, इंटरव्यू लेना, जो है ना डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, उनको वेरीफाई करना और फिर रिकमेंड करना। ठीक है ना,
बात समझ आ गई? तो ये डिफरेंट जो है ना सोर्सेज हो सकते हैं रिक्रूटिंग के। बात क्लियर हुई? आगे एम्प्लॉय रेफरल्स ये है कि हम अपने करंट एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि कोई सीट खाली हुई है, मिसाल के तौर पे हम अपने करंट एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं कि आप इस सीट पे अपने कोई जानने वालों को ले आओ, ठीक है ना, आपका जो जानने वाला हो उसको लेके आ जाओ। तो वो ले आते हैं, फिर हम उसका इंटरव्यू करते हैं, टेस्ट करना हो तो टेस्ट करते हैं और वो रख लेते हैं। यानी हम अखबार में इश्तिहार नहीं दे रहे, इंटरनेट पे यानी पब्लिक में फैला नहीं रहे, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं कि अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप रेफ़र कर दो हमें। बात समझ आ गई? हाँ, मतलब इश्तिहार नहीं दे रहे। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर ऐसे होता है। मेरा एक दोस्त है, वो जो है ना मुझे ऐड भेजता रहता है, ठीक है ना, वो कहता है कि ये जो है ना पब्लिक ऐड नहीं है, सबके पास नहीं जाती, ये ख़ास लोगों के पास मैं भेजा करता हूँ। वो एक एमफिल में मेरा क्लास फेलो था और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उठना बैठना है, तो वो भेजता रहता है मुझे। तो इस तरह होता है, अक्सर जो एड्स होती हैं ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, वो पब्लिक नहीं होती, ख़ास लोगों को भेजी जाती हैं, जानने वाले रख लिए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो फिर तो वो रिक्रूटिंग एजेंसी पीपीएससी एफपीएससी के थ्रू करेगी ना। बात समझ आ गई? चलें आगे अब। अच्छा, उसके बाद आगे फिर आ गया सिलेक्शन। जब रिक्रूटमेंट से हमें हमारे पास पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ये पहले वाला आप छोड़ दें। रिटन टेस्ट हो सकता है, ठीक है ना, ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इंटरव्यू भी हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा टेस्ट भी होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं, या बाज़ दफ़ा सिर्फ इंटरव्यू होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो इनमें से दिए गए में से कोई भी चूज़ कर सकता है। टेस्ट लेना चाहे टेस्ट ले, इंटरव्यू लेना चाहे इंटरव्यू ले, ठीक है ना। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, जो एम्प्लॉय आया ना उसका टेस्ट ले रहे हैं ना इंटरव्यू ले रहे हैं, सिर्फ बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, उसका पता लगा रहे हैं आया इसकी क्वालिफ़िकेशन ठीक भी है या नहीं है, ठीक है ना। और ये जो चीज़ है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट। परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट ये है कि एक्चुअल में कोई केस स्टडी उसको दे देते हैं, कोई केस दे देते हैं और उसे कहते हैं इसे हल करके दो। वो इंटरव्यू के दौरान भी हो सकता है, कोई एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। और उसको कहते हैं कि ये सारे लैब में मिसाल के तौर पे उसे लेके जा रहे हैं, उसे कहते हैं ये सब कुछ पड़ा है, आप ये फ़लाँ जो है ना केमिकल हमें बना के दिखाओ। तो ये भी एक तरह का टेस्ट है, ठीक है ना। या फिर उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी हो सकता है। बाज़ सीटों के लिए फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी होता है, जैसे ये पुलिस आर्मी वगैरह के जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो रही होती है उसमें फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन की मर्ज़ी होती है अपनी। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे वो टेस्ट ले इंटरव्यू ना ले, रख ले बंदा, या टेस्ट लेती है इंटरव्यू ले, दोनों ले ले, या फिर इंटरव्यू ले टेस्ट ना ले। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में से दो जो चूज़ करना चाहे कर सकती है, सारे चूज़ करना चाहे सारे भी कर सकते हैं, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन गवर्नमेंट का अपना तरीक़ाकार है। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो है ना एफपीएससी पीपीएससी के थ्रू पहले उनका टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन बाद ऐसी सीटें कि जिस पे एप्लीकेंट कम होते हैं और सीट्स भी कम होती है तो सिर्फ इंटरव्यू ले लिया जाता है। ये इनकी अपनी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो फिर अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे। समझ आ गया यहाँ तक? एक बात आती है ओरिएंटेशन की। अब आप सेलेक्ट हो गए हो, इंशाल्लाह हो गए हो, कंसीडर करो आप ऑर्गेनाइजेशन में पहुँच गए हो, आपको ओरिएंटेशन दी जा रही है क्या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब वो ओरिएंटेशन दो तरह की हो सकती है, एक होती है वर्क यूनिट ओरिएंटेशन, एक होती है ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन। नाम से ही शोर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। बिज़नेस में अक्सर ऐसी टर्म्स होती हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। तो बिज़नेस ये नहीं है कि मैं बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ, वैसे एज अ होल देखा जाए बिज़नेस बहुत आसान सब्जेक्ट है। बिज़नेस की जितनी भी फील्ड्स हैं, चंद एक को छोड़ के सब आसान है। ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन नाम से शो हो रहा है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वो ओरिएंटेशन देंगे, ठीक है ना, एज अ होल, किसी ख़ास डिपार्टमेंट की नहीं दे रहे, किसी ख़ास डेजिग्नेशन की नहीं दे रहे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ओरिएंटेशन। वर्क यूनिट ओरिएंटेशन यानी आपका जो काम होगा ना, अगर आप अकाउंट्स के तौर पे सिलेक्ट हुए तो आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ले जाएंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। या अकाउंट्स डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है तो सिर्फ आपकी अपनी डोमेन, यानी आपका जिन लोगों के साथ ताल्लुक़ होगा, जिनको आप रिपोर्ट कर रहे होगे या जिनसे ऑर्डर ले रहे होगे या जिसको ऑर्डर कर रहे होगे, सिर्फ उस हद तक आपको
जो है ना इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो होगी वर्क यूनिट ओरिएंटेशन। ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ओरिएंटेशन दी जा रही होगी, इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, फ़िलासफ़ी क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना यहाँ से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। बात क्लियर हुई? चलें आगे। जी, सबको क्लियर है? अच्छा, ये अब ओरिएंटेशन भी हो गया। अगला स्टेप, पांचवा स्टेप होता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। अब एम्प्लॉय को ट्रेन करता है, यानी उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया है, अब उनकी ट्रेनिंग की बारी आती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये है कि जब वो आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसको ओरिएंटेशन दे दी है किसी एम्प्लॉय को, अब उसे ले जाकर ना उसकी सीट पे उसको बिठा दो और उसके ज़िम्मे काम लगा दो कि आज आपने ये काम करना है, आज ये, बस थोड़ा सा उसे बता दो ये काम इस तरीके से होता है, वो काम सारा दिन वही काम करता रहेगा, वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। यानी वो काम भी कर रहा है और वो ट्रेनिंग भी हो रही है उसकी, ठीक है ना। यानी इतना ज़्यादा काम नहीं दो, उसकी जो ड्यूटीज़ होंगी जब फुली ट्रेंड हो जाएगा उसके बाद जो उसकी ड्यूटीज़ होंगी, मिसाल के तौर पे 100 ड्यूटी है, 100 नहीं दो, एक एक करके सिखाओ उसे, थोड़ा थोड़ा करके, ऑन द जॉब। यानी जॉब ही कर रहा हो, ये नहीं कि किसी अलग जगह आपने कोई सेमिनार किया है और जो है ना उससे बता रहे हो कि आप जब अपनी सीट पे जाओगे आपके ज़िम्मे ये काम होगा, ये काम होगा, फ़लाँ से ऑर्डर लोगे, फ़लाँ को रिपोर्ट करोगे, इस तरह। ये नहीं, आप उसे ले जाके सीट पे बिठा दिया, उसके ज़िम्मे काम लगाया, वो काम करेगा, शाम को उसका माहिर बना बैठा होगा, क्योंकि वो काम बार बार कर रहा होगा। फिर अगले दिन नया काम दे दो, फिर अगले दिन नया काम दे दो, इसी तरह चंद दिनों में वो अपने काम में माहिर बन जाएगा, काम भी हो रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना मकसद भी निकाल लेगी, काम भी नहीं रुकेगा और बंदा भी ट्रेन हो जाएगा। क्लियर? आगे है जॉब रोटेशन, साथ साथ बताते जाओ मुझे। हेलो, चलो आगे है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या है? मैं मिसाल लेता हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। अकाउंट डिपार्टमेंट में एक काम है बुक कीपिंग का, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाने का, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का, 3 काम है मिसाल के तौर पे। अब जो नया एम्प्लॉय आया ना, आप उसे पहले बुक कीपिंग पे लगा दो, वो उस काम का माहिर बन जाएगा, फिर उसको दूसरे काम पे लगा दो, ठीक है ना। वो यानी उसको पूरे डिपार्टमेंट का आपने काम सिखाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि उसके अपने ये जो ऑन द जॉब था सिर्फ उसके अपने ज़िम्मे का काम था। मिसाल के तौर पे उसके ज़िम्मे 100 ड्यूटियाँ लगनी थी, तो एक एक करके आप सिखा रहे हो। लेकिन यहाँ हम जॉब रोटेशन में पूरे डिपार्टमेंट का उसे माहिर बनाना चाह रहे हैं। पूरे डिपार्टमेंट के 3 हिस्से हैं, पूरे डिपार्टमेंट को हमने डिवाइड किया 3 हिस्सों में। तो पहले उसे बुक कीपिंग का काम सिखाओ, फिर उसे दूसरे जो है ना दूसरा काम सिखाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना। ऐसे उसको रोटेट करते रहो, यानी जॉब रोटेशन, उसको रोटेट करते जाओ, वो सारे काम सीखता जाएगा और अल्टीमेटली आपका काम भी निकल आएगा। ये भी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। ये जो जॉब रोटेशन है ये भी ऑन जॉब। जो एक जगह मैंने पढ़ा था, एक होता है जो ट्रेनिंग होती है ना वो 2 तरह की होती है, एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, एक ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है। यानी एक जॉब के ऊपर आप ट्रेनिंग करा रहे हो, मतलब जॉब भी करा रहे हो, ट्रेन भी कर रहे हो। एक ऑफ जॉब होती है, यानी किसी अलग जगह बिठा के उसे समझाते हो काम, जॉब नहीं परफॉर्म कर रहा होता, वो ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है। तो ये जो जॉब रोटेशन है ना, ये भी ऑन द जॉब में आती है, ठीक है ना। जॉब रोटेशन क्या है फिर मैं बता रहा हूँ कि उसे उसकी जॉब रोटेट करते रहो। इसी तरह वो अगर अकाउंट्स का बंदा है तो अकाउंट्स के सारे काम सीख लेगा आहिस्ता आहिस्ता, और उसमें पूरे डिपार्टमेंट का कोई भी काम होगा ना वो उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा, और उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन अपना काम भी निकाल लेगी। बात समझ आ गई? आगे आगे वो काम कर रहा है, साथ साथ जो है ना मेंटोर या उसको साथ साथ कोचिंग करते रहना, और एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज, यानी उसे कोई एक्सरसाइज दे देना, ठीक है ना, वो उसमें परफॉर्म करे, उसकी ट्रेनिंग भी हो रही होती है और साथ में वो काम भी कर रहा होता है। वर्कबुक मैनुअल्स, जैसे आपको मोबाइल लेते हो और साथ में मैनुअल आपको मिल जाता है, तो इसी तरह को मैनुअल उसको पकड़ा देना और कहना इसको पढ़ लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आपने जो काम करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्लासरूम लेक्चर्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इसी तरह जो है ना क्लासरूम सेमिनार या कोई इस तरह अरेंजमेंट हो सकती है कि उस जो एम्प्लॉय आपने नए हायर किए हैं उनको आप जो है ना क्लासरूम में ट्रेनिंग दे रहे हो। यानी ये ऑफ द जॉब है, ये भी ऑफ द जॉब है, ये भी ऑफ द जॉब है। ये जो बाकी है ना ये ऑन द जॉब में आती हैं।
ये जो है एक्सपेरिमेंटल, मेंटोरिंग, कोचिंग और जॉब रोटेशन, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आती है। यानी जॉब, वो जॉब भी कर रहा है, ट्रेन भी हो रहा है, ये ऑफ द जॉब है। चले आगे, आसान है, मुश्किल तो नहीं है इतनी चीज़ें। ऑफ द जॉब में ये हाँ, ये दो आ जाती हैं। यानी किसी होटल में या किसी जगह ऑफिस में किसी एक जो है ना रूम में बिठा के स्लाइड्स सामने रख के या किसी तरीके से उसको लेक्चर देना कि आप जब अपनी ड्यूटी करने, हाँ क्लासरूम आ गई, और वर्क बुक मैनुअल्स, ये भी ऑफ द जॉब है। आप उसे मैनुअल पकड़ा रहे हो, मतलब काम तो नहीं करवा रहे ना, मैनुअल पकड़ा रहे हो उसे को ये पढ़ लो और काम करो, ठीक है। यानी इसकी रीडिंग कर लो या जो भी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी है, जैसे मोबाइल्स के साथ मैनुअल होते हैं कि मोबाइल कैसे चलाना है, लेकिन हमने कभी उस पर गौर ही नहीं किया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग भी होती है, जैसे सीडी, रोम, डीवीडी, वीडियो टेप्स वगैरह, ऑडियो टेप्स, मतलब कोई वीडियो वगैरह उसको दे देना और वो उसको देखेगा, जो एम्प्लॉय है, कि ये काम किस तरीके से होता है, पहले ऐसे करना है। मिसाल के तौर पे एक्सेल सिखाया जा रहा है तो वो देख रहा होगा कि फार्मूले कैसे लगाने हैं, कट कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ जो है ना देख रहा होगा वीडियो के अंदर। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी आप समझा सकते हो। यानी एम्प्लॉयज़ आपके फ़िलहाल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बुला रहे, वो डिफरेंट प्लेसेस पे बैठे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सबको समझा दो, ठीक है ना। ई लर्निंग हो सकती है, मोबाइल के थ्रू लर्निंग हो सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी, आप ये दो इसमें से चूज़ कर लेना। ये जो है ना, ये मैंने क्रॉप किया हुआ है बुक के अंदर से। अब ज़रूरी नहीं है आप सारा मटेरियल लिखो। अगर आप मार्केट, एक मिनट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये बिल्कुल आसान है। यानी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं हर डेजिग्नेशन के लिए या हर डिपार्टमेंट के लिए, वो एम्प्लॉयज़ को अचीव करने होते हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है या परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल कहें या इवैल्यूएशन कहें, एक ही बात है। किसी भी एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो क्या होती है, वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, बेंचमार्क होते हैं, क्या कि जो ऑब्जेक्टिव्स हों या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हो, इनको के एम्प्लॉय को उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये गोल है अचीव करना है। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग एक एम्प्लॉय है, उसके ज़िम्मे ये है कि उसने इस फ़लाँ एरिया में ना, लाहौर वाले एरिया में 2 करोड़ की सेल करनी है। अब वो 2 करोड़ की सेल नहीं करवा पा रहा, जितनी भी 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की करवा पा रहा है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उस बेंचमार्क से मैच की जाएगी कि वो कितने % जो है वो उस गोल को अपने अचीव कर पा रहा है, वो उसका स्टैंडर्ड होगा। तो इस तरह परफॉर्मेंस उनकी मेजर की जाती है। यानी जो उनके ज़िम्मे काम है वो किस हद तक अपना काम कर पा रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है। बात समझ आ गई? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं। आगे है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। फिर जब परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाती है और इसके अलावा जो है पता लग जाता है कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, किसकी कितनी परफॉर्मेंस है, सैलरी तो उनको देनी होती है, साथ में कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, बेनिफिट्स, बोनस वगैरह, डिफरेंट चीज़ें, ताकि जो एम्प्लॉय है ना वो मोटिवेट रहे, ठीक है ना। और जो ख़ास तौर पे ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो जॉब्स होती है, इसमें कमीशन होता है कि आप जितनी सेल करवाओगे इतने % आपका कमीशन है। तो इससे क्या है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं लेवल ऑफ कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज़ टेन्योर एंड परफॉर्मेंस, यानी एम्प्लॉय का टेन्योर कितना है। कोई एक पर्सन 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, तो उसको जो बेनिफिट्स और कंपनसेशन मिल रही होगी वो उस एम्प्लॉय से ज़्यादा मिल रही होगी जो 1 साल से काम कर रहा है, ठीक है ना। और परफॉर्मेंस, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी अच्छे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसकी कम परफॉर्मेंस होगी उसे जो है वो कम बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा साइज़ ऑफ कंपनी का साइज़ क्या है, ये भी डिपेंड कर रहा है। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपको कंपैरेटिव एडवांटेज दिलाएगी। ये अगर इसको वर्ड्स के अंदर आप ले आते हो, ये सारे ना ले आओ पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट लेके आ जाओ बेशक, लेकिन उससे अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लेके आओ। ये आपने लाजमी करना है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। इसके अलावा जो मैंने पिक्चर्स ऐड की हुई हैं ना, ये सारी की सारी ना भी ले आओ, लेकिन 3-4 पॉइंट, हर जो भी पिक्चर है 3-4 पॉइंट लाजमी ले आओ। ये आपको कंपेटिटिव एडवांटेज देगा इंशाल्लाह। अच्छा, साइज़ ऑफ कंपनी, अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स देती है, कंपनी छोटी है तो वो कम बेनिफिट्स देती है। और इसके अलावा कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे बेनिफिट देगी, नहीं दे सकती।
ठीक है ना। अगर कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो तभी वो बेनिफिट्स और बोनसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें प्रमोशन करती है। जियोग्राफिकल लोकेशन के, अगर जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत दूर रह रहा है, ठीक है ना, तो उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह दे देना ताकि जो है ना वो आपको लॉयल बन जाए और अच्छे तरीके से काम करे। मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी, मैनेजमेंट की क्या फ़िलासफ़ी है, मैनेजमेंट क्या समझती है कि अगर बेनिफिट्स दिए जाएँ तो एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं या उनको पनिशमेंट दी जाए या इस तरह की चीज़ें हों, यानी सज़ा के तौर पे उनकी सैलरी काट लेना, तब वो मोटिवेट होते हैं। तो ये मैनेजमेंट की फ़िलासफ़ी पे भी डिपेंड करता है कि बेनिफिट्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे और कितने दिए जाएंगे। बहुत ज़्यादा देने चाहिए, कम देने चाहिए। बहुत ज़्यादा देने से एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, कम देने से एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। तो ये सारा जो है ना इस पर ये भी फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा होता है लेवल ऑफ कंपनसेशन और बेनिफिट्स पे। बस इतना ही कर लो, मेरे ख्याल में काफ़ी है। और यूनियनाइजेशन मैं आपको बताता हूँ, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके जो लेबर फोर्स होती है ना, जो लेबर एक आपको वेज और सैलरी का पता है, वेज और सैलरी क्या होती है? तो अब मैं बात कर रहा था लेबर यूनियन की। लेबर यूनियन, ये जो लेबर्स होती हैं ना, ये यूनियन बना लेती हैं, मतलब इत्तेहाद कर लेती हैं, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी बना लेती हैं। क्यों बनाती हैं? कि हमारे जो ये मैनेजर हैं, ये बॉस वगैरह है ना, अगर ये हमारे बेनिफिट्स हमें नहीं देंगे, हमारी सैलरी काटेंगे, ये करेंगे, तो हम जो है ना स्ट्राइक करेंगे, एहतजाज करेंगे, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा, पाकिस्तान में तो कम है, बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उसमें ये लेबर यूनियन बनी होती हैं। और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ये नेशनल लेवल पे बनी होती हैं। यूके में, अमेरिका में लेबर यूनियन नेशनल लेवल पे हैं। हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना, मैं एक ओ लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, ये बात मैंने वहाँ पढ़ी थी। तो वहाँ पे यूके में क्या होता है, कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो जो नेशनल लेवल की लेबर यूनियन होगी ना, वो हर महीने उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करता है। और फिर इसकी ऑर्गेनाइजेशन में इसके बॉस के साथ कोई ना कोई मसला पड़ गया तो फिर वो अपनी लेबर यूनियन को कंप्लेन करेगा, वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे इसकी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बात मनवाने के लिए बॉस से। तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और बाज़ दफ़ा हकूमत को दरमियान में आना पड़ता है, ये भी उस बुक में लिखा हुआ था। बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट को दरमियान में आना पड़ता है, जो एम्प्लॉयर होते हैं और एम्प्लॉय के बीच सुलह कराने के लिए। इतनी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग्स हैं ये लेबर यूनियन, ठीक है। आगे इसके अलावा काइंड ऑफ बिजनेस है वो भी लेवल ऑफ कंपनसेशन और बेनिफिट्स पे डिपेंड कर रही होती है। काइंड ऑफ जॉब परफॉर्म के, उसने कौन सी जॉब परफॉर्म की है, बहुत बड़ी जॉब परफॉर्म की है या कोई छोटे लेवल की जॉब थी, बड़ी जॉब उसने बड़ा अहम काम किया है, तो फिर उसके बेनिफिट्स भी बड़ा ज़्यादा बनता है। अगर छोटे लेवल का कोई काम किया है तो फिर जो है ना उसका बेनिफिट कंपनसेशन भी कम बनता है। जी, यहाँ क्लियर हो गया ये कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। चलें आगे। अच्छा, इसके अलावा जो है ना सैलरीज़ वगैरह वो दी जाती हैं, या पे कह लें, वो स्किल्ड बेस भी होती हैं और वेरिएबल पे भी होती है। स्किल्ड बेस पे और वेरिएबल पे। अब स्किल्ड बेस पे क्या है, यानी आप किसी को सैलरी दे रहे हो, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो उसकी स्किल्स की बुनियाद पे, यानी जिसके अंदर ज़्यादा स्किल्स हैं उसको ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, जिसके अंदर कम स्किल्स हैं उसको कम सैलरी दी जा रही है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे किसी ने बीए किया, एमए किया हुआ है और कोई डिप्लोमे वगैरह भी किए हुए हैं, उसने डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखे हुए हैं, तो वो जब ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वो उसके पास स्किल्स ज़्यादा हैं तो उसे ज़्यादा पे किया जा रहा है। जो बीए लेवल है, अगर उसने डिप्लोमे नहीं किए, कोई ख़ास स्किल्स उसने नहीं सीखी जो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत थी, तो उसको कम पे किया जा रहा है। और इसके अलावा वेरिएबल पे क्या है, परफॉर्मेंस के ऊपर इसकी है, डिपेंड करती है कि जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतनी ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, उतना ज़्यादा पे किया जाएगा, वेज दिया जाएगा या सैलरी दी जाएगी, जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा। ये बेस कर रही होती है स्किल के ऊपर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्किल बेस्ड पे, यानी स्किल पे डिपेंड कर रही है। ये वेरिएबल पे ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये था आपका कंपनसेशन और बेनिफिट्स। इतना कुछ आप लिख दो तो मेरे ख्याल में कोई नंबर काटेगा नहीं, लेकिन ज़बरदस्त करके लिखना है। यही चीज़ें आपने मुझे लिखनी है और फिर पेपर चेक कराना है, फिर मैं आपकी गलतियाँ निकालूंगा। आगे है करियर डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस गिव एम्प्लॉय वेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर देयर करियर डेवलपमेंट। फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉय आर प्रमोटेड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड स्किल्स। किसी एम्प्लॉय की अगर परफॉर्मेंस, उसकी स्किल्स अच्छी हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्किल्स भी
हर दिन, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ नई स्किल्स जो है ना सीख के आता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको प्रमोट भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी जो प्रमोशन है वो बाकी एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट कर रही होती है, बाकी एम्प्लॉयज़ भी फिर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, नई नई स्किल सीख रहे होते हैं, ताकि उससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो ये करियर डेवलपमेंट है, इसमें इतना ही काफ़ी है। अब मुझे आप ये बताओ, ये सारा जितना मैं आपके सामने बोला हूँ समझ आई है या ऊपर से गुजर गई है? हैं, ये आप बताओ जी। अच्छा, अब आप में से कौन मुझे अब ये सारा मैंने, अब ये डेफिनेशन भी बिल्कुल वही है, ये अगर आपको स्कोप समझ आ गया तो डेफिनेशन कोई मसला ही नहीं है। कौन रीड करेगा डेफिनेशन? कोई रीड कर दे, फिर मैं पूछता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आई। हाँ करो, हाँ पढ़ो। पहली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स डिसेंजो। हम्म हम्म हाँ, ह्यूमन रिसोर्स एक हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। रिलेशंस। अब मुझे बताओ आप सारे, कोई इसमें ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ ना आया हो? सारी चीज़ें स्कोप में आ गई हैं कि नहीं आई? और आप इस एच आर एम की ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, एच आर एम इज़ अ प्रोसेस विच डील्स विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, या सिर्फ इस तरह कर दो कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड गिविंग कंपनसेशन, बेनिफिट्स एंड करियर डेवलपमेंट। यानी आप खुद से भी ये डेफिनेशन बना सकते हो, ये एक प्रोसेस है जो इन चीज़ों से डील करता है। या फिर ये बना दो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है एक्वायर करने का, यानी हासिल करने का, क्या रिटेनिंग, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हासिल करने का, ये एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट ही कर रहे हैं ना, मतलब एक्वायर कर रहे हैं, और फिर उनको रिटेन करने का, हमने उसे कैसे रिटेन करना है, यानी उसे क्या बेनिफिट्स वगैरह देने हैं कि वो हमारे पास ही रुका रहे, कहीं और ना चला जाए। फिर डेवलपिंग, यानी उसकी जो है ना उसमें नई नई स्किल्स हमने डेवलप करनी है, उसका करियर डेवलपमेंट भी होना चाहिए उसमें। टर्मिनेट मतलब अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको टर्मिनेट कर देना। एंड प्रॉपरली यूजिंग ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ करना इन ऑर्गेनाइजेशन, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाता है। बताएं, आसान है कि नहीं है डेफिनेशन? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग, ठीक है ना, कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशन। जो अभी मैंने आपको लेबर यूनियन के बारे में बताया ना, लेबर यूनियन, तो उनके उनके मतलब प्रॉब्लम्स को सुनना, अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशन। हेल्थ एंड सेफ्टी, ये भी उसमें आ जाता है कंपनसेशन और बेनिफिट्स में। एंड फेयरनेस कंसर्न्स। अब बताओ, अब अगर मैं डेफिनेशन आपको पहले बता देता तो मेरे ख्याल में इतना मज़ा ना आता। अब आपने जब स्कोप पढ़ लिया, पूरी एच आर एम का लुब्बे लुआब यही है। मतलब आप ये कैसे, एच आर एम पूरा एक फील्ड है बिजनेस की, एक सब्जेक्ट है अलग, ठीक है ना। और आपसे अगर कोई पूछे कि एच आर एम के कितने पिलर हैं, तो आप कह सकते हो कि ये 8 पिलर हैं। यही आगे, अब यहाँ तो मैंने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन बताई है ना, यही चीज़ें आगे फैलती चली जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लान, जॉब एनालिसिस, फिर ये आगे फैलता चला जाएगा, रिक्रूटमेंट आगे फैलता चला जाएगा, ठीक है ना। यही है, पिलर्स यही हैं। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे तो उसके 3 पिलर हैं, वो जब आएगा तो बताऊंगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके 8 पिलर हैं। मार्केटिंग के 4 पिलर हैं, 4 पीस। वो आपका फील्ड नहीं है, इसको पता होगा मरियम को। मरियम आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना? हाँ ठीक है, माशा। तो वो मार्केटिंग के 4 पिलर हैं, 4 पीस हो गए, ठीक है। और फाइनेंशियल में तो फिर उसके बाद बातें करते हैं। अच्छा, ये अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। अभी स्लाइड्स मैंने पूरी बनाई नहीं थी, इस वीक मैं थोड़ा सा बिज़ी था, वो OA लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक ना इंशाल्लाह मैं एक तो कवर कर दूंगा ना, ये पूरा पार्ट HRM पूरा पार्ट आपका कवर कर दूंगा अगले वीकेंड। फिर उसके बाद एक
या 2 वीकेंड लगा के ना, कोशिश तो करूँगा एक ही वीकेंड में, लेकिन इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स ज़्यादा है, इसे हमें 2 वीक्स लगेंगे। ये जो है ये एक ही वीक में कवर करने की कोशिश करें। एक दिन में फंक्शन कर लेंगे, एक दिन में फिस्कल पॉलिसी कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने डेफिनेशन पढ़ा दिया और सिर्फ स्कोप ऑफ HRM पढ़ाया, सिग्निफिकेंस अभी नहीं पढ़ाया, ये पढ़ाऊँगा, यानी इम्पोर्टेंस वगैरह, और उसके अलावा ये टॉपिक्स अभी मैंने पढ़ाने हैं, ठीक है। और आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ये है, एक्सटर्नल फैक्टर्स डेट अफेक्ट HRM प्रोसेस। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो इस HR जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसको अफेक्ट करते हैं, वो आपने ढूंढ के लाने हैं, सर्च करना है। एक बुक रॉबिन्स की मैंने शेयर की है ग्रुप के अंदर, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, और उसके अलावा नेट वगैरह से इधर उधर से सर्च करें, क्योंकि ये सवाल आ सकता है। देखिए वो सीधे सीधे आपको सवाल नहीं देगा इस तरह कि व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ HRM। FPSC का पेपर है, कोई मजाक नहीं है, और वो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, सीधे सीधे सवाल नहीं देने वाला, इस तरह के घुमा फिरा के देगा, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस HRM को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, यानी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल, कंटेम्प्रेरीज कौन से हैं, ये भी आपने सर्च करना है। जो रॉबिन्स की बुक मैंने शेयर की है ना, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय रॉबिन्स, कॉटलर रॉबिन्स, वो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। वैसे आप नेट से सर्च करना चाहो तो वहाँ से कर सकते हो। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इस पूरी वीक में ये करनी है, और इसके अलावा ये वाले सवाल भी करने हैं आपने सवाल क्या करना है, डेफिनेशन वाली फ़ाइल मैंने भेज दी है। जो 2 डेफिनेशन मैंने मेंशन किए हैं वो लिखना चाहो वो लिख लो, नहीं तो उधर जो जितनी डेफिनेशन लिखी हुई हैं कम से कम 2 आपको याद हों, 2 या 3। एक तो डेफिनेशन ये आपने लिखनी है, और सिग्निफिकेंस तो पढ़ाया नहीं ना, स्कोप ऑफ HRM, तो 4 आपके सवाल बन जाएंगे, 2 ये वाले और 2 ये वाले। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ये आपने मुझे जो, अच्छा ये असाइनमेंट वो लिखेगा जो पेपर इवैल्यूएशन की फ़ीस पे करेगा, मैं फिर उसी का चेक करूँगा, अदरवाइज़ तो आप अगर लिख लें आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चेक नहीं करूँगा फिर उसका, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम